मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा में आपका स्वागत है। हम बात करें सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए बात करें। इंग्लिश पेडागोजी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये आपका जो 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपका। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें, ये वीडियोस को मिस ना करें। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके क्वेश्चन ओरिएंटेड है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पे स्टार्ट करते हैं। 106 से क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज रियलिया? रियलिया क्या है? रियलिया का मतलब पहले समझ लिया। रियलिया होता है जैसे कि आप क्लासरूम में जब किसी बच्चे को कुछ समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उसमें अपने रियल वस्तुओं का उपयोग करना, वास्तविक लाइफ से जोड़कर किसी चीज को समझाना। जैसे आप मान लीजिए बच्चों को बोले खिलौने ले आने के लिए, बच्चों ने खिलौने ले आया, या कोई चित्र ले आया, कोई वस्तु, सिक्का, बर्तन, इस तरह का कुछ भी बच्चा जो है लेके आ सकता है और उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियलिया कहते हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं? आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। तो यूजिंग, पहला ऑप्शन है आपका, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, पिक्चर्स एंड पेंटिंग टू ब्रेनस्टॉर्म लर्निंग टू स्पीक एक्टिविटी, यानी बोलने की गतिविधि के लिए शिक्षार्थी यानी छात्रों को विचार मंथन के लिए खिलौने, पेंटिंग आदि का उपयोग करना। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। 1 इज राइट आंसर। इन रियल वस्तुओं का उपयोग करना। दूसरा कह रहा है आपका ऑप्शन, यूजिंग रियलिटी शो फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज फंक्शन। कह रहा है रियलिटी शो के लिए, तो रियलिटी शो भी करना। एनी मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट एंड नैरेटिव एंड द एक्शंस, यानी कह रहा है कोई भी मटेरियल ले लीजिए जिस उसका लिखावट, यानी कि कोई भी सामग्री जैसे पाठ और आख्यान और कार्य, उसका क्या पाठ जो लिखा हुआ है उसके टेक्स्ट को लेने की बात कर रहा है। ऑल द टीचिंग एड्स एडवोकेट बाय एजुकेशनल एजेंसीज एंड स्कूल्स, करा शैक्षणिक एजेंसियां और स्कूल द्वारा वकालत किए गए सभी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि सभी जो भी शिक्षण में सहायक सामग्री है उसकी बात कर रहा है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट, कर क्षमता आधारित भाषा मूल्यांकन का मेन मोटिव क्या है? मतलब इस तरह से बच्चों को ऐसे लैंग्वेज सिखाना जो बच्चा समाज में और एक प्रोफेशनल तरीके से सीख सके, किसी चीज को रटवाना नहीं है। तो इनेबलिंग लर्नर्स टू मास्टर द लैंग्वेज इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एकदम मास्टरी करा देना, एकदम एक्यूरेसी के साथ। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों को सटीकता के संदर्भ में महारत हासिल करने में सक्षम बना देना, आप मास्टरी ओरिएंटेड बना देंगे एकदम बिना किसी गलती का, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। इनेबलिंग लर्नर्स टू परफॉर्म लैंग्वेज इन सोशल एंड प्रोफेशनल सिचुएशन, यानी शिक्षार्थियों को सामाजिक और व्यावसायिक स्थितियों में भाषा का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना, ये बिल्कुल सही होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज आंसर। नेक्स्ट करा, इनेबलिंग लर्नर्स टू सिक्योर हाई स्कोर इन हाई स्टेक एग्जामिनेशन, यानी शिक्षार्थियों को उच्च दाव वाली परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने के लिए, यानी शिक्षार्थियों को ऐसे सिखाना कि सिर्फ एग्जाम में परीक्षा पास करें, ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों को नहीं पढ़ाना, नहीं सिखाना है। इनेबलिंग लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज थ्राउज मेमोराइजेशन, यानी रटने पे ध्यान देना, रटने पे भी ध्यान नहीं देना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास 108 नंबर, विच टू ऑफ द फ्लोइंग आर द मेजर पर्पस ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट? स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए 2 मुख्य कारण आपको बता देना। पहला कारण देख लीजिए, इट प्रोमोट्स टीचर्स एंड लर्नर्स ऑटोनोमी। ये ऑटोनोमी का मतलब क्या? स्वयं, यानी कि यह शिक्षक और शिक्षार्थियों को स्वयं बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बी नंबर, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कूल टू प्लान ऑन देयर ऑन, यानी स्कूल को खुद योजना बनाने और अवसर देता है। बच्चों को खुद ही योजना बनाना और अवसर दिया जाता है। बच्चों को अगर आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दे दी तो काम करेगा खुद से, तो योजना बनाती है। ये भी आपका बी भी आपका सही हो जाएगा। इट मेक द स्कूल अवेयर द एग्जामिनेशन बोर्ड पावर, एग्जामिनेशन बोर्ड पावर यानी आपको बोर्ड के पावर को दिखाने के लिए एग्जाम लेते हैं, ऐसा नहीं है। इट रिड्यूस द इक्वालिटी टू लर्निंग इन स्कूल, यानी स्कूल में सीखने की गुणवत्ता को कम करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, सीखने की गुणवत्ता को कम नहीं कर सकता। तो सही क्या होगा? ए और बी। ए भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है। तो ए एंड बी जो है आपका सही होगा, चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ए एंड बी इज राइट आंसर। नंबर 9 पे चलेंगे, 109, इन प्रोसेस अप्रोचेस टू राइटिंग द लर्नर्स, कह रहा है लेखन की प्रक्रिया दृष्टिकोण में शिक्षार्थी लर्न्स टू राइट बाय डूइंग सो मेनी टाइम्स, मतलब बहुत बार ऐसा करके लिख सकते हैं, बहुत बार ऐसा करके लिखना सीखता है। अंडर गोज स्टेज टू कंप्लीट अ गुड राइट अप, मतलब एक अच्छा लेख पूरा करने में कई बार कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन तीसरा है, राइट इन वन गो टू कंप्लीट राइट अप, मतलब एक लेख को पूरा करने के लिए एक ही बार में लिख सकते हैं, यानी एक बार में नहीं कंप्लीट होता है। राइट फ्रॉम हिज हर मेमोरी, यानी अपनी यादाश्त की के अनुसार लिखना, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए उसे कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110 नंबर,
110 नंबर आपका क्वेश्चन है, ए लर्नर्स यूज कीवर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट स्कीमा ऑफ द डिस course and infers the setting for text while listening. Which listening strategy does he adopt? कह रहा है एक शिक्षार्थी सुनते समय पाठ की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाने के लिए इंपॉर्टेंट शब्दों के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को का उपयोग करता है, तो यह सुनने की कौन सी रणनीति को अपनाता है। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर आप उसको कोई टॉपिक समझा रहा है, पर वो पूरे हर एक वर्ड को ना ध्यान देकर जो उसका मेन पॉइंट है उसका पूरा एक सार निकाल लेता है, सारांश निकाल लेना, इसे हम लोग कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटजी। बोथ यानी टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटजी, नाइदर बॉटम अप और नॉर टॉप डाउन स्ट्रेटजी, बॉटम अप स्ट्रेटजी। राइट आंसर होगा टॉप डाउन स्ट्रेटजी, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। जस्ट इसका अपोजिट जो होगा बॉटम अप स्ट्रेटजी, यानी कि जब बच्चा एक एक शब्दों को ध्यान से सुनेगा उसको हम लोग बॉटम अप स्ट्रेटजी कहते हैं, और बच्चा जो है पूरे सार को एक बार में निकाल लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझता है, पूरे एक एक वर्ड को नहीं समझता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉप डाउन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111 नंबर, वर्ड्स विच वी हैव लर्न टू यूज इन डिफरेंट कंटेक्ट्स आर नो एज। वे शब्द जिन्हें हमने अलग अलग संदर्भों में उपयोग करना सीख लिया क्या कहलाते हैं। जब आप अलग अलग संदर्भों में उपयोग करने के लिए आप सीख लेते हैं, वर्ड पे पावर कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वोकैबुलरी, यानी सक्रिय शब्दावली। सही उत्तर आपका 1 होगा, 1 इज राइट आंसर, एक्टिव वोकैबुलरी होगा। नेक्स्ट हमारा 112 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पोएटिक डिवाइस। नॉट पोएटिक डिवाइस कह रहा है क्या, पोएटिक डिवाइस मतलब कौन सा काव्य उपकरण अलंकार नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई आप पोयम लिखे, तो पोयम में क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, अलंकार होता है। इसमें से कौन सा अलंकार नहीं है, स्माइल, इमेज, मेटामॉर्फ या एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है क्या, प्रशंसा। तो प्रशंसा आप किसी की तब करते जब कुछ अच्छा लगता है, या किसी के बारे में मान लीजिए किसी ने कोई अच्छा पोयम लिखा तो आपने उसकी प्रशंसा की, तो ये जो होगा आपका नॉट अ पोएटिक डिवाइस, ये अलंकार नहीं है। स्माइल, इमेज एंड मेटामॉर्फ ये तीनों किसी भी पोयम का अलंकार है, ठीक है, ये तीनों अलंकार है। और कौन सा नहीं है, तो एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ये प्रशंसा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, 4 इज राइट आंसर, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, कह रहा है सुमी चंग मूव्स फ्रॉम आइजोल टू मैसूर ड्यू टू हर फादर ट्रांसफर ऑफ जॉब, यानी पिता के जॉब का ट्रांसफर होता है, तो सुमी चंग जो है वो आइजोल से कहां चली जाती है, मैसूर चली जाती है, आइजोल से मैसूर चली जाती है। सी लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस कन्नड़ वेरी वेल, और वहां पे जाने के बाद वो बहुत ही अच्छा क्या बोलने लगती है, कन्नड़ बोलने लगती है। तो व्हाट डू यू डिस्क्राइब दिस। देखिएगा, जब भी आप कोई लैंग्वेज, किसी भाषा को वहां के आसपास के एनवायरमेंट से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, लोगों से बातचीत करके सीखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन वही जब आप किसी स्कूल से, किसी बुक से, किसी टीचर के माध्यम से सीखते हैं, क्लास के माध्यम से सीखते हैं, तो उसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और जब आप डायरेक्ट समाज से सीखते हैं तो उसे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन दूसरा होगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका 114 नंबर, 114 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी सीखने के प्रतिफल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। सीखने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं, लर्निंग आउटकम्स नीड टू अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, यानी सीखने के प्रतिफलों को सीखने के उद्देश्य से संरेखित करने की आवश्यकता है, ये तो सही है। लर्निंग आउटकम्स आर मच मोर देन लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, यानी सीखने के प्रतिफल सीखने के उद्देश्य से कहीं अधिक है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आर लेस देन द लर्निंग आउटकम्स, यानी सीखने के उद्देश्य सीखने के प्रतिफलों से कम है। लर्निंग आउटकम्स हैज नो रिलेशनशिप विथ ऑब्जेक्टिव्स, यानी सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। कौन सा नॉट ट्रू नहीं है, तो 4th इज नॉट ट्रू, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। लर्निंग आउटकम्स हैज नो रिलेशनशिप विथ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेफर्ड एज एन आइडियल एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के लिए एक आदर्श गतिविधि के रूप में किसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है, किसे प्राथमिकता नहीं। देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए और भाषा सीखने की जरूरत के बारे में पूछे, अगर ग्रामर वाला कोई ऑप्शन है, ग्रामेटिकल रूल वाला कोई ऑप्शन है, सीधा आंख बंद करके उस ऑप्शन को सीधा टिक आउट करें और आगे बढ़ते हुए चले जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिक्स होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है।
अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा क्योंकि क्या होगा कि एक एक ट्रांसफर के कारण बच्चा जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, पिताजी का ट्रांसफर का। ये सब क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है जो बच्चा जो है अपने आसपास से सीख लेता है एक लैंग्वेज, फिर एक दूसरा लैंग्वेज जो कभी स्कूल से सीखता है, तो इस पर लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग का क्वेश्चन आता जाता रहता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ये सब फिक्स क्वेश्चन है। तो पहला कर रहा है राइटिंग फॉर द पर्पस इन टेक्सटुअलाइज्ड टास्क, मतलब प्रासंगिक कार्यों के उद्देश्य के लिए सीखना, बिल्कुल सही है सीखना। ड्रिलिंग ऑफ ग्रामेटिकल फ्रॉम एंड पैटर्न, यानी व्याकरणिक रूप से पैटर्न पर अभ्यास करना। हमने क्या कहा, जब भी ग्रामर वाला रूल देखे सीधा उसी को ले लीजिएगा। नॉट प्रेफर्ड, किसको प्रेफर नहीं करते, तो ग्रामर के रूल को प्रेफर नहीं करना। सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा हो गया, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नोटिसिंग द लैंग्वेज आइटम टेक्स्ट एंड द नैरेटिव्स, यानी पाठ और व्याख्या में भाषा की वस्तु पर ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है, भाषा की वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। रीडिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन नॉट मेरी डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी समझ के साथ पढ़ना, केवल डिकोड करने यानी रटने की बात नहीं करना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन 116, व्हाट डज इनेटनेस रेफर टू इन लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अर्जन में जन्मजात का क्या अर्थ है, यानी भाषा एक्विजिशन। देखिएगा, भाषा लर्निंग और भाषा एक्विजिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो भाषा आप सीखते कब है, जब आप स्कूल कॉलेज में आते हैं, किसी बुक से सीखते हैं। और अर्जन के एक्विजिशन क्या है कि आप फिर अपने सोसाइटी से, अपने घर से सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू स्पीक अ लैंग्वेज, यानी मानव की भाषा बोलने की प्राकृतिक स्वाभाविक क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये जन्मजात क्षमता होती है भाषा बोलने और सीखने की। द एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स टू लर्न मेनी लैंग्वेज, शिक्षार्थियों को कई भाषा सीखने की क्षमता होती है। ये वो धीरे धीरे सीखता है, शुरू में नहीं सीख पाता है। जब जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चा सीखेगा। द एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन स्कूल टू कोड स्विचिंग फ्रॉम इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, इन स्कूल में शिक्षार्थियों को एक भाषा से दूसरे भाषा में कोड स्विचिंग करने की क्षमता है। ये बच्चा का जो है इनिशियली स्टेज पे ये नहीं होता है। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू थिंक इन अ लैंग्वेज, मनुष्य की भाषा में सोचने की क्षमता, ये भाषा की सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि मनुष्य में नेचुरली जो होता है बोलने की क्षमता होती है, यानी वो क्षमता जो बोलने की होती है वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास में जिस भाषा में उसका मातृभाषा का जो भाषा हो उसका मदर टंग, वो उस भाषा को सीखता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज डैश, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है आपका टीचिंग लर्निंग ऑफ मेनी लैंग्वेजेस इन वन क्लासरूम, यानी एक कक्षा में कई भाषाओं के शिक्षण अधिगम। यूजिंग द मेनी लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न कंटेंट एंड लैंग्वेजेस, यानी विषय और भाषाओं को पढ़ने सीखने के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। दूसरा आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 118 नंबर, व्हाट इज द प्लेस अकॉर्डिंग टू हिंदी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। तो ये हिंदी जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राजभाषा है, और इंग्लिश को एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। सही उत्तर है आपका ऑप्शन तीसरा होगा। जब इंग्लिश पूछता तो एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आपका जो है 15 में एक क्वेश्चन आएगा, या कभी दोनों मिला के दे देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को, या कभी हिंदी कभी इंग्लिश को पूछेगा, पर ये 15 में एक क्वेश्चन ये फिक्स है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119 नंबर, राघव रीड्स ए लैंड डॉक्यूमेंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द लैंड एंड इट्स सर्वे नंबर, व्हाट इज दिस रीडिंग नो एज। देखिएगा, जब किसी नंबर को, किसी चीज को बहुत ध्यान से जब पढ़ा जाता है, जब बारीकी से कोई चीज पढ़ा जाता है, तो राघव जो है भूमि के स्थान और उसके सर्वेक्षण संख्या को पता लगाने के लिए भूमि दस्तावेज को पढ़ता है। तो इस पठन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्कैनिंग करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 होगा, 1 इज राइट आंसर। जब किसी चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ाते हैं, बारीकी से, तो उसे स्कैनिंग कहते हैं। जब किसी को सरसरी निगाह से पढ़ लिया जाता है, मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहा है पर उसको एक सारांश निकालना है, उसको ऊपर से एक बार पढ़ ली हेडलाइन तो पता चल गया क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्किमिंग कहते हैं, ठीक है। सरसरी निगाह से पढ़ना स्किमिंग, और जब पूरे ध्यान से पढ़ना उसको स्कैनिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपनी ओपिनियन, अपनी राय जरूर देंगे। ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको कितने समझ में आए ये बात जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट सेट से भी आप लोग को जो है हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को और आसान हिंदी शब्दों में इसको समझाएं। और साथ ही साथ आप लोग को ये जो है आज 7वां सेट है, इससे पहले 6 सेट दे चुका है, आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ एसएसटी के लिए भी हमारा सेट जो है 33 सेट आप लोग को दे चुके, उतना कर लेते हैं तो 55 नंबर आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपका जो है सीडीपी का भी 26 सेट दे चुके हैं, अगर आप लोग वो कर लेते हैं 26 के बाद उसका भी हम आपको जो है 34 सेट जो है आप लोग को सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। जो समय बचा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, बहुत एक्स्ट्रा नहीं कीजिए, बहुत एक्स्ट्रा कीजिएगा कुछ ना कुछ आपका इस बार रह जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिश नहीं करता है? तो करा इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज मीडियम फ्रॉम क्लास 1, मतलब कक्षा 1 माध्यम से अंग्रेजी भाषा का परिचय। देखिएगा, बच्चा जो है सबसे पहले जो है वो अपने अपने गृह लैंग्वेज में यानी होम लैंग्वेज में बच्चा सीखेगा। एजुकेशन के शुरुआती दौर यानी 5वां से 8वां तक का बच्चा को जो है उसको अपने मदर टंग में ही उसको एजुकेशन देनी है। यहाँ कह रहा है वन में इंग्लिश से ही उसको इंग्लिश में एजुकेशन नहीं देना, तो नॉट कौन सा नहीं है, तो यही आपका नहीं है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए, पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लिए।